स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से लिखे आगे सामने मोदी भाई चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। बताएंगे कार्यकर्ताओं को क्या बोली है मायावती, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें असम के इलेक्शन की तैयारी को लेकर प्रियंका गांधी की यात्रा कहां से होने वाली है, बताएंगे कौन से नए तरीके का कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर 10 राज्यों के अंदर 37 राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर चुनाव के डेट ऐलान कर दिए गए हैं। बताएंगे कब है इलेक्शन, और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी का अलायंस बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दोस्तों, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। मायावती ने 18 फरवरी 2026 को यानी आज एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का किसी और पार्टी के साथ में कोई अलायंस, कोई गठबंधन नहीं होगा। यह घोषणा लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, और विरोधियों के ऊपर आरोप लगाया कि वो AI जनरेटेड भ्रामक जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए BSP का अलग अलग पार्टियों के साथ में अलायंस की बातें कर रहे हैं। और BSP ने 2007 के अंदर अकेले दम पर सरकार बनाई थी और एक बार फिर से अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के मौके पर वो बोल रही थी दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि हम लोगों ने 2007 में 206 सीटें अपने दम पर जीतकर अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी, इसीलिए अकेले मैदान में उतरेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, पुराना समीकरण चलेंगे जिसमें दलित, ब्राह्मण और अगरों का गठजोड़ करवाया जाएगा। इसके बाद 2012 का भी जिक्र किया गया, जिसमें 80 सीटें जीती थी, और 2017 में 19 सीटें। बाद में 2022 के इलेक्शन में बसपा केवल एक सीट पर आकर सिकुड़ गई दोस्तों। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी उम्मीद में है कि 2007 वाले रिजल्ट को वापस से रिपीट करेंगे, ऐसे में गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। यह बयान देकर उन्होंने AIMIM को सबसे तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही BSP के साथ गठबंधन नहीं होगा इसका ऐलान कर चुकी है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। केवल AIMIM पार्टी थी जो बिहार में पिछली बार बसपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब BSP ने मना कर दिया है और कह दिया है कि किसी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी कल असम के दौरे पर जा रही है दोस्तों। ऐसे में असम के दौरे को लेकर अब जानकारी देते हुए बताया गया है कि वो मां कामाख्या के दर्शन के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी, यानी शक्तिपीठ में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगी दोस्तों, और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। ऐसे में भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने के बीच में प्रियंका गांधी का असम का दौरा हो रहा है, और अपने दौरे की शुरुआत वो मंदिर से कर रही है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, सारे आरोपों का खंडन करते हुए प्रियंका गांधी इस मामले पर बीजेपी को घेरने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 10 राज्यों में 37 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है दोस्तों। ऐसे में 16 मार्च को 37 राज्यसभा की सीटों पर मतदान और मतगणना होगा। जो जानकारी दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा वो ये है कि नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। 3 मार्च को लास्ट नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन फाइल करने का दिन होगा, फिर स्क्रूटनी की जाएगी और 16 तारीख को इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे, और 16 तारीख को ही शाम होते होते रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो 37 राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर टोटल 7 सीटें हैं जहां पर वोट डाला जाएगा, और महाराष्ट्र में जो सीटें खाली हो रही है उसमें प्रियंका चतुर्वेदी की सीट खाली हो रही है, तो उसकी जगह किसको भेजा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। इस बार शिवसेना UBT क्या कोई नया व्यक्ति मैदान में उतारेगी दोस्तों। और दूसरा ये कि शरद पवार का भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या शरद पवार राज्यसभा में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। वहीं पर रामदास अठावले का भी राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनकी जगह किसी को भेजा जाएगा, किसी नए को भेजा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं पर उड़ीसा के अंदर ममता मोहंता का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर 6 सीटें खाली हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर साकेत गोखले राज्यसभा के कार्यकाल को खत्म कर रहे हैं, उनकी जगह किसको आगे किया जाएगा एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में असम के अंदर 3 सीटें खाली हो रही है, बिहार में टोटल 5 सीटें खाली हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खाली हो रही है, तो क्या वापस है उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा ये बड़ा सवाल है। रामनाथ ठाकुर को क्या वापस भेजा जाएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर 2, हरियाणा में 2, हिमाचल में 1 और तेलंगाना में 2 सीटें खाली हो रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का एक बयान पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा है। बयान में उप मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के अंदर बटुक ब्राह्मणों के चोटियां खींचे जाने के मामले को लेकर बयान में कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका पाप चढ़ेगा, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने चुटकी भी ली थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने इस मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिन्हें इस घटना से तकलीफ हो रही है वो अपने कामों को भूल गए हैं क्या। बटुक पिटाई मामले पर कार्रवाई को लेकर बयान देते हुए सोशल मीडिया पर बात करते
हुए कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो 1990 में शंकराचार्य को पिटवा रहे थे। उन्हें अगर याद नहीं है तो मैं वीडियो भेज दूंगा। और बटुक ब्राह्मणों की पिटाई के मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई हो रही है। पुलिस कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर हुए फैसले पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण मिल रहा है, जिसमें मुस्लिम समेत अन्य लोग भी शामिल है, लेकिन वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो जातिवाद में लगे हुए हैं, वो राजनीति में लगे रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए वो नहीं सोचते। विपक्ष अति पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ऐसी बातें बोलते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के भय से 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस बने। कांग्रेस के शासन काल में नफरत फैलाने का काम करते थे, वो अब घर में बैठकर पढ़ रहे हैं और आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, यानी मुस्लिम समाज के अधिकारियों को लेकर ये विवादित बयान दे रहे हैं। दोस्तों, उनका दावा है कि जो अभी अधिकारी बने हैं वो पहले नफरत फैलाते थे। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस तरीके की मानसिकता वाले एक मंत्री के बारे में जो नए अधिकारी बने हैं मुस्लिम समाज के लोग, उनको लेकर कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े एक मामले को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने जांच को प्रभावित करने के इरादे से सबूतों से छेड़खानी करवाई और अहम डिजिटल जो साक्ष्य थे, जो विटनेस था, उसको नष्ट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसे आतंकित किया गया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष दायर हलफनामे में ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईपैक ऑफिस में कंप्यूटर डेटा के बैकअप की प्रक्रिया रुकवाई गई। इसके साथ ही जांच में जुड़े महत्वपूर्ण सीसीटीवी के फुटेज को भी स्टोरेज से हटवा दिया गया। एजेंसी का कहना है कि यह सारी कार्रवाई जांच में बाधा डालने के लिए, साक्ष्यों को कमजोर करने के लिए किया गया। Z+ सुरक्षा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने Z+ सुरक्षा कवर का इस्तेमाल दबाव बनाने और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किया। एजेंसी का दावा है कि इसे जांच एजेंसियों के कामकाज पर असर पड़ा और निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हुई। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एआई समिट का आयोजन दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में एआई समिट 2026 के दौरान एक रोबोटिक डॉग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से प्रदर्शित किए गए रोबोट को भारत का बताया गया, यानी भारत में विकसित हुआ बताया गया। इस बात को लेकर विवाद काफी आगे बढ़ गया और इसके बाद पता चला कि ये रोबोट बाहर से चाइना से खरीदा गया है और इंडिया में एआई इंपैक्ट समिट में दिखाकर भारत का बताने की कोशिश की जा रही है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस मामले को लेकर काफी बदनाम हो गया। दोस्तों, जमकर किरकिरी हुई। बाद में चाइना की ओर से भी, चाइना के एक पोर्टल की ओर से भी दावा किया गया कि ये चाइना का सामान भारत में दिखाकर इंडिया में डेवलप किया गया, इस तरीके से दावा कर रहे हैं। बाद में यूनिवर्सिटी की जमकर बेइज्जती हुई। साथ साथ एआई इंपैक्ट समारोह को लेकर भी जमकर दोस्तों किरकिरी के बाद बीजेपी सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को हटाने का दावा किया है और जल्द से जल्द एआई इंपैक्ट समिट को छोड़ने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर दोस्तों जमकर किरकिरी हुई, सोशल मीडिया पर विवाद हुआ, तब जाकर अकल आया है। आपको बता दें कि समिट के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसमें यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि मीडिया से बात करते हुए रोबोटिक डॉग के फीचर गिनवा रहे थे और फीचर के दौरान नाम बताया उन्होंने कि ओरियन नाम है और यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इसको तैयार किया गया है, यानी काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इन दावों पर पूरी तरीके से लोगों ने पानी फेर दिया जब पता चला कि ये तो चाइना का माल भारत का बताकर देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खासकर एआई समिट के अंदर एआई के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बेइज्जती तो हुई, साथ साथ भारत की भी बेइज्जती करवाई गई है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें ऐसे में दोस्तों अब उत्तर प्रदेश को लेकर एक जानकारी यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग पार्टियों से बार बार संपर्क साध रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई ना कोई गठबंधन बनाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लग नहीं रहा कि एआईएमआईएम के लिए कुछ खास नया हो पाएगा, क्योंकि सारी पार्टियां एआईएमआईएम से अपने आप को अलग दिखाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही मुस्लिम समाज के बड़े नेता मौजूद है, जिस कारण से एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में विस्तार हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम के पास काफी कम विकल्प है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए बहुत।